हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। कल हम लोग इसमें अनुच्छेद 21 तक पढ़े थे और आज हम लोग अनुच्छेद 22 से शुरू करते हैं। तो बाईस कहता है अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है या पुलिस उसको हिरासत में ले लेता है तो उसको कुछ संरक्षण मिला है। वो संरक्षण कितने तरह के हैं? 3 तरह का संरक्षण मिला है। कौन-कौन? तो हिरासत में लिया हुआ व्यक्ति को उसको कारण बताना होगा कि किस कारण से उसको हिरासत में लिया गया है। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, है ना? 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास पेश किया जाना होगा। उसे अपना पसंद का वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको कारण बताना होगा कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटा के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, है ना? इसमें जो आने जाने की समय है, यानी जैसे जाम लग गया तो वो समय काउंट नहीं होता है। उसे अपना पसंद का वकील रखने का अधिकार है, पसंद का वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अगला है शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध या रोक है। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव का दुर्व्यापार पर रोक लगाना है और बालात श्रम पर निषेध या रोक लगाना है। किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी या इसी प्रकार की कोई अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम पर रोक लगाने की बात की गई है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा छोड़कर अगर राष्ट्रीय महत्व में अगर उसको कोई काम करना हो तो उसे सरकार, जैसे अगर इंडिया में युद्ध छिड़ जाए तो अगर सरकार किसी को भी बॉर्डर पे भेज सकता है जो हथियार चलाना जानता है, तो उस समय ये अनुच्छेद काम नहीं करता है। अनुच्छेद 24 का था 14 वर्ष से कम आयु 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु को इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि 6 से 14 वर्ष के आयु के व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है ना? शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का ये से, है ना? जिसको निःशुल्क शिक्षा सरकार देती है, इसलिए 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या जोखिम भरे काम पर नियुक्त किया नहीं जा सकता है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। तो अनुच्छेद 25 कहता अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी सिंपल बात में कहा जाए तो आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी का भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, है ना? इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप यही धर्म मानिए, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों को प्रबंधन या संचालन करने की स्वतंत्रता। जैसे कोई जैसे मंदिर चलता है तो मंदिर को प्रबंधन कर रहा है, मस्जिद को प्रबंधन करने के लिए, संचालन करने के लिए उसका कोई व्यक्ति होता है, तो उसको स्वतंत्र है वो कि कोई भी धर्म, जो धर्म वो मानता है उस धर्म के प्रबंधन और संचालन वो कर सकता है। प्रबंधन मतलब उसको चलाने के लिए जो कार्य होता है वो कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए लगाया गया संपत्ति पर कर नहीं लगेगा, है ना? जैसे आप किसी मंदिर में पैसा दान देते हैं तो उस पे आपको
टैक्स फ्री हो जाएगा। यानी उतना अगर मान लिया कोई आदमी 50 लाख रुपया कोई मंदिर में देता है तो 50 लाख पर उसको टैक्स नहीं लगेगा, है ना। या धार्मिक कार्य के लिए जो भी पैसा है, जैसे मंदिर का अकाउंट में पैसा है कुछ, तो उस पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या उपदेश से संबंधित स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा या उपदेश से संबंधित स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई विद्यालय या कोई संस्था, है ना, कोई भी संस्था गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ कोई भी धार्मिक शिक्षा का जिक्र नहीं होगा, है ना। वहाँ धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई निजी संस्था है ना, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा केवल स्वैच्छिक रूप से ही दिया जा सकता है। स्वैच्छिक रूप मतलब जिसको आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं उसका भी इच्छा होना चाहिए, स्व इच्छा होना चाहिए इसको कि हमको, मान लिया कोई आदमी है तो उसको हिंदू धर्म का शिक्षा चाहिए तभी दे सकते हैं, हिंदू धर्म का शिक्षा चाहिए तभी उसको दे सकते हैं, या मुस्लिम धर्म का या सिख धर्म का या पारसी धर्म का शिक्षा चाहिए उसको, अगर स्व इच्छा है तभी उसको धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, वो भी निजी संस्थान में। आगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब क्या, तो अल्पसंख्यक वर्ग अपना भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का उसको अधिकार है ना, रख सकता है। और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई आदमी, ये स्कूल है, मान लिया एक विद्यालय है या कॉलेज है, तो कोई आदमी सरकारी विद्यालय मान लीजिए, तो अगर ये जो है इसके चारों तरफ मतलब कि ये एरिया जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे कोई पारसी जॉब करने के लिए आ गया, है ना, तो वो पारसी व्यक्ति यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, यहाँ का कोई भी हिंदू इसको भगा नहीं सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार, है ना। अल्पसंख्यक को अपना, अगर जैसे मान लिया उसका संस्कृति का हनन हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, तो अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी अगर वो शैक्षणिक संस्थान चलाता है तो उसमें भी सरकार अनुदान देगी। अनुच्छेद 31 को हटा करके 300 का ए में कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे हैं, है ना। यानी अगर पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी, मतलब इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। वो रिट कौन कौन सा है, तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, सेटरी और अधिकार परीक्षा को वारंट। तो चलिए देखते हैं रीट को। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर उसे रिहा करने का आदेश। यानी
अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लिया तो उसको सशरीर उसको न्यायालय में पेश करना जरूरी है और न्यायालय उसको अब निर्णय लेगी कि ये व्यक्ति आरोपी है कि नहीं है, तो यही हैबियस कॉर्पस कहता है। मैंडेमस या परमादेश क्या कहता है, तो किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। मान लिया कोई व्यक्ति है ना, वो जॉब करता है लेकिन वो जॉब पे बहुत दिन से नहीं जा रहा है या जा भी रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका ऊपर वाला जो ऑफिसर होगा उसको बोलेगा, मैंडेमस के तहत उसको बोलेगा कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ये क्या कहता है, तो निचली अदालत या प्राधिकरण को उसके अधिकार सीमा से बाहर कार्य करने से रोकने का आदेश है। मान लिया कि कोई व्यक्ति का केस है ना, वो निचली अदालत में लड़ रहा है, उसको कुछ ऐसा निर्णय सुना दिया है ना, जो उसके क्या है अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस पे प्रोहिबिशन रिट लगता है और कहा जाता मतलब कि ऊपरी अदालत कहती है, जैसे हाई कोर्ट या इससे जो भी ऊपरी अदालत है वो कहती है कि आपका कर्तव्य नहीं है, आपका अधिकार नहीं है इस क्षेत्र में एक काम आदेश देने का, तो प्रोविजन ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत पर लगाया जाता है। सर्ट्यूररी क्या है, तो उसका उत्प्रेषण हिंदी होता है और ये भी निचली अदालत पर ऊपरी अदालत लगाता है, निचली अदालत या प्राधिकरण के आदेश को निरस्त करने के लिए। जैसे मान लिया कोई केस है, उस पे निचली अदालत फैसला सुना दिया है ना, तो वो फैसला कौन ऊपरी अदालत निरस्त कर सकता है, या बहुत सारे मुकदमे निचली अदालत में लंबित है तो ऊपरी अदालत उसको कह सकता है कि ये जो लंबित मुकदमे हैं आप मेरे पास भेजिए, हम इसको सुनवाई करेंगे। कोबरांटो अधिकार परीक्षण, किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर काबिज है। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसा न्यूज़ सुनने के लिए मिलता है कि फॉल्स ऑफिसर काम कर रहा है ना, फॉल्स ऑफिसर काम कर रहा है, तो फॉल्स ऑफिसर इस पर अधिकार परीक्षण लगता है। वहाँ पे न्यायालय पूछती है कि आप किस अधिकार से इस पद पे काम कर रहे हैं, तो उस पे कौन सा लगता है, अधिकार परीक्षण। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 बनाम हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, दोनों में क्या अंतर है, तो हाई कोर्ट की रीट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है, ज्यादा है ना। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता है, ये मना नहीं करेगा, लेकिन हाई कोर्ट अपने रीट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। हाई कोर्ट रीट न केवल मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य या साधारण विधिक अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए ही रीट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट इससे भी अलग कोई भी साधारण विधिक अधिकार हो तो उसके लिए भी रीट जारी कर देता है। अनुच्छेद 33 कहता है संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। मान लिया कोई सैनिक बना और वो बॉर्डर पर है, तो वहां पे उसका मौलिक अधिकार सीमित हो सकता है, वो कौन करेगा, संसद करेगा, संसद करेगा। देश में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, अगर किसी भी जगह पे किसी भी राज्य में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो वहाँ पे मौलिक अधिकार प्रतिबंध हो जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है। जैसे मणिपुर का कांड देख रहे हैं, नागालैंड का कांड, ये सब में हमेशा मार्शल लॉ लागू रहता है, तो वहाँ पे मौलिक अधिकार क्या होता है, प्रतिबंध हो जाता है। संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, यानी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद बना सकती है। आगे है कितने मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है, तो ऐसा 5 मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को, यानी सारे मौलिक अधिकार भारतीयों को मिला है लेकिन केवल भारतीयों को, तो 5 मौलिक अधिकार कौन कौन है, 15, 16, 19, 29, 30 है ना, 15, 16, 19, 29, 30 है।
और भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों यानी शत्रु विदेशी को छोड़कर दोनों को उपलब्ध मौलिक अधिकार 14, 20, 28 ये सब क्या है, दोनों को है ना। तो चलिए आज इतना ही, और आगे क्लास कल आएगा। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरह बने रहें।